स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्व कंडक्शन के बारे में। ओके, और पीछे वाली वीडियो में हम ऑलमोस्ट हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी, नर्व सेल की स्ट्रक्चर टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल टाइप्स, फंक्शनल टाइप, सब कुछ हमने वो बात किया था। एंड इस बार हम वो बात कर रहे हैं नर्व कंडक्शन के बारे में। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें, नॉर्मली जो सेल होती है नर्व सेल, सेल के अंदर है वो नॉर्मली है वो एक्शन पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग फेज में है वो। यहाँ पे चार्ज रहता है माइनस का चार्ज। ओके, -70 मिली वोल्ट है वो ऑलमोस्ट रहता है। ऑल दो अलग अलग सेल्स टाइप में है वो अलग अलग ये नंबर्स होते हैं, बट माइनस का यहाँ पे है वो चार्ज रहता है। माइनस का चार्ज रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस ही माइनस वाले आयंस होते हैं, हालांकि प्लस वाले और सब वाले है वो आयंस होते हैं, लेकिन टोटल मिला के है वो टोटल अगर नेट चार्ज की बात करें तो वो माइनस है वो 70 मिली वोल्ट का वो रहता है। वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अंदर की तरफ अगर हम बात करें मोस्टली जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे है वो अंदर है वो ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 150 उसकी वैल्यू होती है अंदर की तरफ। एंड ये अंदर की तरफ ज़्यादा होता है पोटेशियम। और अगर हम बात करें लाइक सोडियम की, वो कम होता है यहाँ पे अंदर की तरफ, सोडियम है वो कम होता है, लगभग हम बात करें 15 इसकी वैल्यू। एंड क्लोराइड की अगर हम बात करें, वो भी यहाँ पे है वो अंदर की तरफ है वो क्लोराइड है वो कम होता है, ऑलमोस्ट है वो वैल्यू है वो 7। यहाँ पे 5 से 15 होती है हालांकि, बट अपन है वो 7 है वो कर लेते हैं। तो ये भी है वो इनसाइड अंदर की तरफ है वो कम होता है। ओके, बट टोटल अगर नेट चार्ज की बात करें वो भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो यहाँ पे है वो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, और तो जैसे बाहर की तरफ है वो सोडियम है वो ज़्यादा होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड 145 है यहाँ पे है वो देखने को मिलता है। क्लोराइड है लगभग यहाँ पे है वो 115 होता है, लेकिन अपन है वो 100 ऑलमोस्ट है वो कर लेते हैं। ओके, एंड पोटेशियम की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो लगभग है वो 5 होती है। तो यहाँ पे अब अगर हम इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें, ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, E in = 61/Z। जेड यहाँ पे आयन होगा, जो भी आयन है, आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो यहाँ पे है वो जेड है, चार्ज जितना भी +1 का है या फिर 2 का है, ओके, वो यहाँ पे होगा। फिर लोग हमें वो करना होगा, जो आउट में बाहर सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है अपॉन सेल के अंदर कंसंट्रेशन है, या फिर सेल बाहर या अंदर नहीं करके हम लिख सकते हैं फाइनल फाइनल आउटपुट। वो जैसे मूव कर रहा है, जैसे सोडियम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो फाइनल में बाहर की तरफ गया ना वो, तो बाहर की तरफ है वो क्या कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन पहले जहाँ से गया था अंदर से बाहर गया था तो अंदर क्या कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वो बन जाता है। तो जैसे इस फॉर्मूला से अगर हम सोडियम की भी बात करें तो ई लाइक एन ए, सोडियम की अगर हम बात करें तो लाइक 61 सोडियम के ऊपर चार्ज 1 का है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो लोग, और सोडियम है वो अंदर से बाहर जाता है तो फाइनल यहाँ पे हो जाएगा, बाहर जा रहा है मतलब बाहर क्या कंसंट्रेशन है इसकी 145 है, और अंदर क्या कंसंट्रेशन थी इनिशियल, इनिशियल है वो, इनिशियल है ये, इनिशियल मतलब शुरुआत में क्या कंसंट्रेशन थी उसकी अंदर की तरफ 15 थी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो +60 यहाँ पे है वो उसका वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और अगर अपन है वो पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का यहाँ पे है वो 61 चार्ज उसका 1 है, लोग अगर हम करेंगे, और पोटेशियम है वो मेनली पोटेशियम आयन चैनल होते हैं एक, पोटेशियम आयन चैनल जब है वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं तो पोटेशियम बाहर जाने लगता है, तो फाइनल है वो आउटपुट है वो बाहर की तरफ ही होगा, और बाहर की तरफ पोटेशियम कम ही होता है 5 ही होता है, और अंदर की तरफ है वो 150 होता है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो -90 मिलीवोल्ट है वो आ जाएगा। और अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की तो 61 अपॉन क्लोराइड पे भी 1 का ही होता है,
और वो भी माइनस का। एंड लॉग की अगर हम बात करें, क्लोराइड आयन है वो लाइक बाहर जाते हैं तो बाहर है वो उसकी कंसंट्रेशन है वो 100 होती है, और अंदर से बाहर जाते हैं मतलब अंदर है वो 7 होती है, तो इसका है वो माइनस ये लाइक 70 हो जाता है। अब यहाँ पे है वो एक इक्वेशन आती है जो कि पूरे मेरिन पोटेंशियल को निकालने की एक इक्वेशन होती है। पूरी जो अपनी जो नर्व सेल होती है उस नर्व सेल के अंदर है वो कितना है वो, जैसे मैंने बताया था रेस्टिंग फेज में वो -70 मिलीवोल्ट होता है, तो वो कैसे निकाला जाता है उसको निकालने के लिए यहाँ पे है वो गोल्डमैन होजकिन इक्वेशन है वो दी थी, जिसे GHC इक्वेशन भी है वो बोलते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे वो इक्वेशन क्या थी, वो पूरे टोटल यहाँ पे जो टोटल मेम्ब्रेन का वो जो एक्शन पोट या फिर रेस्टिंग वो पोटेंशियल है वो निकालने के लिए वो दिया जाता है। ये जो यहाँ पे इसमें एक टर्म है वो भी ऐड कर दी जाती है, परमिएबिलिटी, है ना, परमिएबिलिटी, कि भाई कोई भी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की जो पर्टिकुलर आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, उसके लिए परमिएबिलिटी क्या है, कितनी परमिएबिलिटी है। जैसे एक है तो इसका मतलब अच्छी खासी परमिएबिलिटी है, वो पोटेशियम या फिर जो भी आयन है उसको आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है बाहर या अंदर। ओके, तो वो होती है परमिएबिलिटी। तो वो अलग अलग आयन्स की अलग अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे है वो पोटेशियम आयन की अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें तो अच्छी खासी होती है, एक होती है। अगर सोडियम आयन की वो परमिएबिलिटी की बात करें तो वो 0.04 होती है, वो याद रखना आप। और क्लोराइड आयन की अगर हम परमिएबिलिटी की बात करें तो 0.45 है वो यहाँ पे परमिएबिलिटी इसकी होती है। क्लोराइड आयन की सोडियम से भी ये ज़्यादा होती है परमिएबिलिटी। ओके, तो ये हम बात कर लिया। दूसरा डाटा हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि ये सोडियम बाहर कितना है अंदर कितना है, रिस्पेक्टिवली 145 15 है। पोटेशियम बाहर कितना अंदर कितना है, रिस्पेक्टिवली 5 150 है। क्लोराइड बाहर कितना अंदर कितना, रिस्पेक्टिवली 107 है उसकी कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें ये निकालने का, यहाँ पे वोल्टेज या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालने का 61 लॉग परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम की बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, प्लस परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय सोडियम की बाहर की तरफ वो कंसंट्रेशन क्या है, प्लस परमिएबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयन की अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, क्लोराइड आयन की अपन को अंदर की तरफ कंसंट्रेशन है वो लेना है। ओके, अपॉन है वो अपन को वो डिवाइड करना है, परमिएबिलिटी है वो पोटेशियम की क्या है और पोटेशियम की अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, प्लस परमिएबिलिटी है वो सोडियम की क्या है और सोडियम की है वो अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, प्लस परमिएबिलिटी क्लोराइड की क्या है और क्लोराइड की बाहर की तरफ है वो कंसंट्रेशन क्या है। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास है वो टोटल मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे 61 लॉग अगर अपन करें पर पोटेशियम की है वो एक ही परमिएबिलिटी होती है, एक को अगर हम है वो बाहर की तरफ इसकी 5 कंसंट्रेशन होती है उससे मल्टीप्लाई करें। और सोडियम की है वो यहाँ पे परमिएबिलिटी 0.04 होती है और बाहर की तरफ 145 कंसंट्रेशन होती है, प्लस क्लोराइड की है वो 0.45 है वो परमिएबिलिटी होती है और अंदर की तरफ है वो 7 कंसंट्रेशन होती है। और अगर हम बात करें ये डाटा है वो, तो इसमें है वो अपन ने वो ये सारी वैल्यू पुटअप कर ली है। एंड अगर हम बात करें इसको है वो सॉल्व करने की तो 61 लॉग यहाँ पे है वो सबको वो कैलकुलेट करने पे 13.95 अपॉन 195.6 आ जाएगा, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो 61 लॉग
0.066 आएगा एंड 0.066 का log होता है ऑलमोस्ट -1.18। ओके सो एक सेकेंड। सो यहाँ पे 61 log की वैल्यू आ गई थी 61 गुना -1.18 एंड इसको अगर सोल्व करें तो -70 मिली वोल्ट है वो आ जाएगा। तो -70 मिली वोल्ट है वो नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मली सेल में यहाँ पे ये जो नारू सेल है ये इसका एक जोन वाला पार्ट है, एक जोन टर्मिनल है। ओके तो अब ये होता क्या है, नॉर्मल है वो -70 मिली वॉट में होती है, ठीक है, माइनस का चार्ज है नॉर्मल रेस्टिंग फेज में। और एक टर्म आता है डीपोलराइजेशन। ओके एक टर्म आता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। कोई भी स्टिमुलाई वाला है वो स्टिमुलेट करता है, कोई भी सिग्नल है वो तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल को वो स्टिमुलेट करती है सिग्नल को आगे वो प्रोपोगेट करने के लिए। तब यहाँ पे इसको या फिर मैकेनिकल गेटेड या फिर जो भी जिस टाइप का भी है वो सिग्नल आता है तो यहाँ पे है वो डीपोलराइजेशन की है वो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे है वो ये सोडियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाते हैं जिससे बहुत सारे सोडियम आयन है वो अंदर आने लग जाते हैं। कैल्शियम आयन चैनल भी ओपन हो जाते हैं जिससे कैल्शियम आयन अंदर आने लग जाते हैं। तो सोडियम जैसे अंदर आ रहा है तो प्लस आयन बढ़ता जाएगा। तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा, ये जो -70 का जो रेस्टिंग फेज में चल रहा है वो -70 नहीं रहेगा, वो प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे। -70 धीरे धीरे -60 होगा, -55 होगा जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ये -55 अचीव होते ही -55 या -40 अचीव होते ही सीधा है वो प्लस की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा है वो सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं तब। तो -30 तक है वो अंदर की तरफ है वो ये अब है वो सॉरी +30 मिली वोल्ट है ये हो जाता है, प्लस साइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे है वो ये आगे तक है ये प्लस प्लस चलता है। और यहाँ पे है वो कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते हैं और यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं जो कि आगे है वो आगे वाली तंत्रिका को है वो सिग्नल भेज देते हैं। तो ये जब होता है जब डीपोलराइजेशन की स्थिति है वो देखने को मिलती है। दूसरा अपने पास टर्म आता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या होता है कि हमने है वो अभी डीपोलराइजेशन हुआ था +30 मिलीवोल्ट तक अभी नर्व में है वो चला गया था मिलीवोल्ट पोटेंशियल, लेकिन अभी इसको वापस भी तो लाना पड़ेगा ना, वापस रेस्टिंग फेज में लाना पड़ेगा, वापस पहले जैसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा इस सेल को। +30 से -70 वापस लाना पड़ेगा ना, +30 से -70 वापस है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में लाने की है वो ये जो सिचुएशन है उसको है वो क्या बोलते हैं यहाँ पे रीपोलराइजेशन। वापिस से पोलराइजेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। वापिस से पोलराइजेशन की कंडीशन में जो पोटेशियम आयन है जो कि प्लस आयन होते हैं, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं, पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाता है तो बाहर जाने लगते हैं। तो पोटेशियम प्लस बाहर जा रहा है इसका मतलब अंदर की तरफ माइनस है वो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो माइनस बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे वो उस टाइम एक कंडीशन देखने को मिलती है हाइपर पोलराइजेशन की, कभी कभी हाइपर पोलराइजेशन कि भाई रीपोलराइजेशन हुआ और +30 से वो -70 वापस आ गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जो पोटेशियम आयन चैनल है वो ओपन है वो थोड़ी देर और देर तक है वो रह जाते हैं क्योंकि वो स्लो रिस्पॉन्स दिखाते हैं उस टाइम, स्लोली है वो यहाँ पे है वो क्लोज होते हैं वापस। तो वो क्लोज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो वो जो पोटेशियम आयन है वो ज़्यादा देर तक ओपन रह जाते हैं, तो ज़्यादा है वो पोटेशियम आयन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो -70 से भी है वो यहाँ पे है वो हम बात करें -70 से भी है वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है, और ज़्यादा नीचे चला जाता है वैल्यू, और ज़्यादा माइनस का है वो वैल्यू अंदर की तरफ देखने को मिलता है। -90 मिलीवोल्ट तक अगर चला जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, है ना। -70 से भी और ज़्यादा माइनस में चला जाए तो उसे बोल देंगे हाइपर पोलराइजेशन बोल देंगे, ठीक है। और एक टर्म आता है ओवरशूट, ठीक है। ओवरशूट क्या होता है कि
मान लो हमने डीपोलराइजेशन की बात की थी जिसमें -70 से +30 मिलीवोल्ट तक जाता है। तो अगर क्या हो कि +30 से और ज़्यादा है वो यहाँ पे प्लस आयन अंदर की तरफ बढ़ गए, तब मतलब बहुत सारे सोडियम आयन और ज़्यादा अंदर की तरफ बढ़ गए, तो +30 से भी है वो +40 तक भी अगर चला जाए, +40 +50 ऐसे मिलीवोल्ट है वो अंदर की तरफ है वो बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं ओवरशूट। ओवर मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, ओवरशूट हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ग्रेडेड पोटेंशियल की, एक नया टॉपिक आ जाता है, ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, अभी हमने बात की थी एक्शन पोटेंशियल की, डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में तो लाइक -70 से +30 में वो शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल, ग्रेडेड मतलब छोटा छोटा स्टिमुलाई अगर मिलता है और छोटा सा थोड़ी सी देर के लिए वो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो हाइपर पोलराइजेशन की तरफ या फिर डीपोलराइजेशन की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली -70 मिलीवोल्ट रहता है, ओके। तो यहाँ पे लाइक नॉर्मली इसी पे वो ग्राफ चल रहा है, हुआ क्या अचानक से वो नर्व सेल है उसमें मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल है वो एक्टिवेट हो गए, मतलब कुछ प्रेशर वगैरह से, कोई टच वगैरह किया मान लो किसी जगह स्किन वगैरह पे, थोड़ा सा मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल है वो उस नर्व में है वो एक्टिवेट हो गया, और थोड़े से है वो सोडियम आयन है वो अंदर आ गए, तो थोड़ा सा डीपोलराइजेशन हुआ, एकदम थोड़ी देर के लिए ही डीपोलराइजेशन हुआ, थ्रेशोल्ड लेवल अचीव नहीं हुआ, पूरी तरह से डीपोलराइजेशन प्लस की तरफ नहीं गया, बस थोड़ी सी है वो, थोड़ा सा है वो प्रेशर के कारण मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल ओपन हुए, या फिर है वो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन वगैरह न्यूरोट्रांसमीटर थोड़े से आए, तो यहाँ पे माइनस लाइक 60 वगैरह तक है वो पहुँच गया, थोड़ी सी पहुँच गया, तो वो यहाँ पे है वो उसको बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। यहाँ पे स्टिमुलाई दिया ना, थोड़ा सा स्टिमुलाई दिया। अब ये जो एम्पलीट्यूड है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इस स्टिमुलेशन की जो हाइट है ये डिपेंड करती है कि ये जो स्टिमुलेशन है कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ओके, हालांकि ग्रेडेड पोटेंशियल किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग ये हाइपर पोलराइजे ये डीपोलराइजेशन भी हो सकता है, और ये हाइपर पोलराइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये हाइपर पोलराइजेशन भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड किस पे करेगा, स्टिमुलस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस अगर वीक होगा तो वो है वो थोड़ा सा है वो यहाँ पे है वो ये शिफ्ट होगा। अगर स्टिमुलस अगर स्ट्रॉन्ग होगा, ओके, तो वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे है वो स्टिमुलस के ऊपर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब स्टिमुलस यहाँ पे है वो एक्टिवेट कर सकते हैं मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल को। ठीक है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, बेसिकली ये जो नर्व है उसके ऊपर बहुत सारे टाइप के वो आयन चैनल्स होते हैं, जैसे ये आयन चैनल है, ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। मैकेनिकल मतलब कुछ प्रेशर वगैरह इसके ऊपर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो बाहर से इसके अंदर से ये जो लाइक मैकेनिकल गेटेड सोडियम आयन चैनल अगर ये है, तो ये अगर इसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएंगे और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे है वो ये ओपन हो जाएंगे, या फिर है वो स्टिमुलस है वो लाइक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को भी ओपन कर सकते हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होते हैं, बेसिकली ये नर्व है, इसमें ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं जिसमें कुछ बाहर की तरफ से लाइगेंड आता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन आता है। एसिटाइल कोलिन जब भी अगर आ जाता है तो ये गेट है वो ऑन हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो बाहर से है वो लाइगेंड गेटेड अगर सोडियम आयन चैनल है तो वो सोडियम बाहर से अंदर आ जाएंगे। ओके, तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी हो सकता है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी हो सकता है। ठीक है, और लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है तो एसिटाइल कोलिन है वो डीपोलराइजेशन को करवाता है। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ से माइनस आयन बढ़ाता कौन है या फिर रोकता कौन है, इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर लाइगेंड है वो कौन है, वो होता है ग्लाइसिन। ठीक है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में से अगर हम बात करें तो वो ग्लाइसिन होता है। ठीक है, ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन होता है वो माइनस आयन ज़्यादा बढ़ाता है, या फिर अपन बोल देते हैं इनहिबिटरी ये न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लाइसिन। ठीक है, क्योंकि ये देखो हाइपर पोलराइजेशन को बढ़ा रहा है, बाकी तो अगर एसिटाइल कोलिन है तो वो डीपोलराइजेशन को प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो अब यहाँ पे कौन सी है वो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। सो यहाँ पे नॉर्मली है वो -70 मिलीवॉट का है वो यहाँ पे है वो देखने को मिलता है। तब यहाँ पे अचानक मान लो कोई स्टिमुलाई आया, ओके, तो यहाँ पे है वो कोई स्टिमुलाई आया और उस स्टिमुलस के कारण यहाँ पे मान लो वोल्टेज गेटेड या फिर है वो मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल है वो सोडियम आयन चैनल है वो ओपन हो गए। ठीक है, अब सोडियम आयन है वो अंदर आना शुरू होंगे और अंदर आना शुरू होंगे तो प्लस अंदर आ रहा है तो वो प्लस की तरफ शिफ्ट होगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे प्लस की तरफ है वो शिफ्ट होगा। यहाँ पे है वो -40 है वो थ्रेशोल्ड लेवल को है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड लेवल को जब भी है वो अचीव कर लेता है, यहाँ पे बहुत सारे है वो जब भी है वो थ्रेशोल्ड लेवल को अचीव कर लेता है, यहाँ पे बहुत सारे है वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अचानक से है वो वोल्टेज यहाँ पे इस वाली कंडीशन में बात करें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, सोडियम आयन चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोडियम आयन चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अचानक से है वो ये रुकेगा ही नहीं, सीधा थ्रेशोल्ड लेवल एक बार अचीव हो गया तो सीधा यहाँ पे है वो बहुत सारे सोडियम आयन चैनल है वो यहाँ पे है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ तक है वो प्लस 20-30 मिलीवॉट तक है वो 30 मिलीवॉट 20 मिलीवॉट तक ये पहुँच जाएगा। और जैसे ही यहाँ तक है वो पहुँचा, यहाँ पे हो जाएगा सोडियम आयन चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे और ठीक है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो था सोडियम आयन चैनल वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वो हो जाएंगे क्लोज और वो एक बार क्लोज हो गए तो धीरे धीरे वापस से है वो रीपोलराइजेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये जो पोटेशियम आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। वो एक बार ओपन हो गए तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर फेंकते हैं। तो प्लस है वो बाहर जा रहा है तो अगेन माइनस है वो अंदर की तरफ बढ़ेगा तो माइनस की तरफ वापस से रीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम है वो बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है तो अंदर की तरफ माइनस आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे है वो क्लोज तो हो जाता है, यहाँ पे क्लोज होने का सिग्नल तो दे देता है लेकिन स्लोली बहुत ही। पोटेशियम आयन चैनल की आप प्रॉपर्टी याद रखना, बाकी जो सोडियम आयन चैनल है वो जल्दी ओपन भी जल्दी हो जाते हैं और क्लोज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन सोडियम आयन चैनल है ना वो क्लोज है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर है वो क्लोज होते नहीं है, धीरे धीरे वो क्लोज होते हैं तो वो और ज़्यादा सोडियम बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है तो वो -70 से भी है वो नीचे ये लेवल चला जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि है वो यहाँ पे किसकी वजह से, सोडियम आयन चैनल है वो स्लोली है वो क्लोज होते हैं। ठीक है, अचानक से एकदम झटके से ही क्लोज हो जाते तो ये लेवल यहीं तक रहता। ठीक है, लेकिन ये नीचे तक का वो चला जाता है -80 मिलीवॉट तक। ठीक है, फिर यहाँ पे चला गया -80 मिलीवॉट तक का वो चला जा रहा है। फिर वापस से जब वो एकदम से बंद हो जाता है वो धीरे धीरे वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है। अब अगर दो टर्म आते हैं यहाँ पे हमारे पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड्स, वो क्या होते हैं, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल है वो अचीव हुआ था, यहाँ पे वो अचीव हुआ था थ्रेशोल्ड लेवल, और थ्रेशोल्ड लेवल एक बार अचीव हो जाता है तो वो डीपोलराइजेशन होगा ही होगा, वो सिग्नल है वो ट्रांसडक्शन होगा ही होगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसके बाद में स्टिमुलस आ जाए, ये वाला है वो होके ही रहेगा, ये वाला इतना जो लेवल है वो होके ही रहेगा। ठीक है, इतना जो सिग्नल है वो होके ही रहेगा। इस पीरियड को हम बोलते हैं इतना जो पीरियड है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ठीक है, डीपोलराइजेशन की इस पोजीशन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस वाले जो पीरियड में है ये एक बार डीपोलराइजेशन हो गया वापिस से वो शुरुआत से ये स्टार्ट नहीं कर सकता है।
ठीक है, मान लो ये इतना चला गया तो उसके बाद में ये वापस ऐसे शुरुआत से स्टार्ट नहीं कर सकता, चाहे इसके बीच में है वो कितना ही ज़्यादा स्टिमुलस है वो बीच में है वो दे दिया जाए। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये पूरा होगा, उसके बाद में ही है वो दूसरा स्टिमुलस का है वो डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट होगा। और यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, ये जो यहाँ से ये और जब हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है या फिर एक बार एक जो डीपोलराइजेशन हुआ है, एक सिग्नल जो हो गया है उसका और नेक्स्ट वाला जो सिग्नल चालू होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वो रेस्टिंग पोटेंशियल आ गया है। अब अगर कोई स्टिमुलस आएगा तब यहाँ पे दूसरा है वो डीपोलराइजेशन है वो उसका सिग्नल हो सकता है। बाकी ये अगर चला है, एक बार थ्रेशोल्ड लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद में चाहे आप कितना ही बड़ा है वो स्टिमुलस दे दो, ये वापस से है वो नया सिग्नल ये यहाँ से क्रिएट नहीं करेगा, ये पूरा होके रहेगा ये वाला, फिर है वो बाद में है वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से है वो ये नया सिग्नल है वो स्टार्ट हो गया डीपोलराइजेशन का, तो और ये पहला था, तो पहला और दूसरा जो एक्शन पोटेंशियल है उसके बीच की दो जो ये इंटर एक्शन पोटेंशियल जो ये जो कंडीशन है, इसको इतने को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरवेल होता है ये बाद में जो हाइपर पोलराइजेशन होता है उसके बाद की ये स्थिति है, इंटरवेल है बिटवीन टू एक्शन पोटेंशियल। ओके, लगभग है वो ये 15 मिली सेकेंड का ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, एक्शन पोटेंशियल, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है, ये समझ लेना और लिख लेना। ऐसे डायरेक्टली है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायग्राम बना दिया जाता है और उसमें है वो ये लाइन लिख के वो पूछ लिया जाता है कि इसमें से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा है। यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि इस वाली कंडीशन में से सर्कल कर देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल इस वाली स्थिति में है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे है वो पॉइंट आउट कर देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है वो क्लोज होते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करके है वो लिख दे बोल पूछ लेंगे कि क्या होता है, तो यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो ओपन होते हैं, यहाँ पे क्लोज होते हैं वो धीरे धीरे क्लोज होते हैं, तो यहाँ तक है वो, तो इस तरह से है वो आपको वो इसमें से वो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अब कुछ ड्रग्स है, वो ड्रग्स यहाँ पे है वो किस प्रकार से इफेक्ट करती है, जैसे एक प्रोकेन, एक जैसे लीडोकेन, ये ड्रग्स होती है, ये कैसे वर्क करती है, ये इसी पे वर्क करती है, ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है न्यूरोट्रांसमीटर लाइक वोल्टेज क्रिएट जब होता है तब ये जब आयन चैनल ओपन होते हैं तो वोल्टेज गेटेड जो आयन चैनल है लाइक सोडियम आयन चैनल, इनको वो रोकता है, इनको इनिबिट करता है, और अगर ये एक बार इनिबिट हो गए तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा, और एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा तो जो भी सेंसेशन वगैरह इसकी वजह से है वो नर्व्स की वजह से हो रहा है वो नहीं होगा। बेसिकली दर्द नहीं होगा, दर्द होना है वो बंद हो जाएगा, पेन है वो बंद हो जाएगा। तो ये पेन वगैरह में है वो इसका वो यूज होता है प्रोकेन और लीडोकेन को, तो ये बेसिकली वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को ही है वो बंद कर देता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है नर्व्स में, जिससे है वो पेन है वो नहीं होता है। सेकंड की बात करें अपन पफर फिश की, पफर फिश है वो यहाँ पे है वो एक टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस करती है, एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है जिसे वो बोलते हैं टेट्रोडोटॉक्सिन। ठीक है, टेट्रोडोटॉक्सिन है एक इस फिश में है वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, वहाँ से वो ये सीक्रेट होता है, और ये भी है वो सेम वे में है वो काम करता है, ये भी है वो वोल्टेज गेटेड जो आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड जो आयन चैनल है सोडियम आयन चैनल, उसको है वो रोकता है। ठीक है, सो इसलिए है वो यहाँ पे अपन को ये वाला जो एरिया से ये टेट्राडोटॉक्सिन है वो रिलीज होता है, वो एरिया को हमें वो रिमूव करके है वो जो भी पफर फिश को खाता है उनको वो एरिया रिमूव करके है वो ये खाते भी हैं और खाना भी चाहिए। ठीक है, वैसे है वो जैसे पॉजिटिव फीडबैक
फीडबैक अगर देना होता है, मतलब नर्व को एक्टिव वगैरह कराना होता है, तो यहाँ पे है वो सोडियम आयन चैनल को है वो ओपन है वो एक्टिवेट है वो करा जाता है। ठीक है। और बेसिकली नेगेटिव अगर फीडबैक है वो देना होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोटेशियम आयन चैनल को है वो ओपन है वो किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम आयन चैनल अगर ओपन होते हैं तो पोटेशियम आयन है वो सेल से है वो बाहर जाते हैं, तो प्लस अगर बाहर जा रहा है तो अंदर है वो नेगेटिव आयन है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे वो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। डीपोलराइजेशन प्लस जब बढ़ता है तब भी होता है। ओके। देन अब अगर हम बात करें, हाँ हालांकि ऐसा भी है कि नेगेटिव फीडबैक ऑल्सो अपन है वो सोडियम आयन चैनल को है वो रोक कर भी है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ वैसे हम बात करें कि एक बात आप है वो याद रखना, जैसे -70 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली है, तो इसमें अपन है वो स्टिमुलस है वो अगर थ्रेशोल्ड लेवल अचीव नहीं किया है, उससे नीचे की बात करें, थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे की, मान लो -50 मिलीवोल्ट के नीचे की हम बात कर रहे हैं, या 40, ये अलग अलग सेल में है वो उसका थ्रेशोल्ड लेवल अलग अलग होता है, तो अपन जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग है वो एक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा वीक स्टिमुलाई है, थोड़ा वीक स्टिमुलाई है, तो ये थोड़ा इतना होगा, है ना, वीक स्टिमुलाई है, तो जितना मतलब अपन वो इंटेंसिटी होगी स्टिमुलस की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। ये मान लो वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा थ्रेशोल्ड से नीचे ही है। ठीक है। ये 50 वाला यहाँ पे मान लेते हैं ना, ये मान लो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई है, तो ये उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात याद रख लेना कि अगर है वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुँच गया, थ्रेशोल्ड लेवल का जो स्टिमुलाई होगा, मतलब उतना अपन ने इंटेंसिटी दे दिया है, इतना ज़्यादा है वो अपने नर्व को प्रेशर या फिर सिग्नल दे दिया है कि वहाँ पे है वो उसका एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड लेवल को अचीव कर लिया है। तो एक बार अगर थ्रेशोल्ड लेवल को है वो तो एक बार अगर थ्रेशोल्ड लेवल को वो अचीव कर लिया, उसके बाद में आप स्टिमुलस को कितना भी ज़्यादा स्ट्रांगली दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो है वो यहाँ पे वो अपना वो पूरा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो पूरा है वो करके ही, फिर है वो पूरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो करके पूरा होगा ही होगा ना, चाहे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है वो, उसके बाद में स्टिमुलस दो, वो पूरा है वो पीरियड होगा जितना होना चाहिए, +20 और +30 मिलीवोल्ट तक ही। ओके। उसके बाद में वो जैसा एक्शन पोटेंशियल होना है वैसा ही होगा वो। ठीक है। तो ये एक बात है वो आप ध्यान रखना। ठीक है। फिर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें, तो जो डायरेक्शन होती है वन वे डायरेक्शन मोस्टली है वही होती है कि ये जिस डायरेक्शन में एक्शन पोटेंशियल की जो सिग्नलिंग जा रही है जिधर की तरफ, लाइक सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की साइड में, और तो वो जिस दिशा में जा रही है डायरेक्शन है वो यहाँ पे वही रहता है। और एक नियम और आता है यहाँ पे, ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। ओके। ऑल और नथिंग प्रिंसिपल है, उसमें अगर अगर सब कुछ कंडीशन सही है, ठीक है, और अगर नर्व है वो वर्क कर रही है, ठीक है, अच्छे से, और एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो वो जिस दिशा में है वो ट्रेवल कर रहा है, जिस दिशा में वो जो सिग्नल जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंड से वो ब्रेन की तरफ एक नर्व है वो जा रही है, बहुत सारी नर्व से होकर ये सिग्नल जा रहा है, तो वो पूरे एक बार अगर शुरू हो गया है और सही कंडीशन है, तो वो पूरे ट्रेवल है वो सिग्नल करेगा पूरी इंटायर मेम्ब्रेन या फिर इंटायर लेंथ तक वो ट्रेवल करेगा। ठीक है। बीच में रुकेगा नहीं, पूरा सिग्नल है वो कंप्लीट करेगा। और अगर यहाँ पे वो कुछ कंडीशन नॉर्मल अगर नहीं है, तो वो नहीं करेगा, तो नहीं ही करेगा। ठीक है। ट्रेवल करेगा ही नहीं, या तो करेगा ही नहीं, शुरू ही नहीं करेगा। अगर शुरू कर दिया तो वो पूरी इंटायर लेंथ में वो ये काम करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे है वो, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं नॉट ट्रेवल एट ऑल इफ कंडीशन आर नॉट नॉर्मल। ओके। वन वे प्रोपोगेशन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे
ये एक नर्व सेल है। ओके, नर्व सेल है और यहाँ पे है वो सबसे पहले है वो लाइक लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से है वो यहाँ पे ऑन हो गया है और सोडियम आयन्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे है वो आना शुरू हुए। तो धीरे धीरे यहाँ पे है वो नेगेटिव -70 से है वो, क्योंकि प्लस आयन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो माइनस धीरे धीरे -60 होगा अंदर की तरफ, धीरे धीरे माइनस है वो लाइक 55 होगा, ठीक है, धीरे धीरे माइनस और 50 होगा। और ये वाला जो पार्ट होता है एक्सॉन और सेल बॉडी के जो जंक्शन वाला, इसे बोलते हैं एक्सॉन हिलोक। यहाँ पे है वो एक्शन ये थ्रेशोल्ड लेवल है वो अचीव हो जाता है और अचानक से है वो बहुत सारे है वो सोडियम ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि इनफ वोल्टेज है वो जनरेट हो जाता है। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल बहुत सारे है वो यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। तो तभी है वो अचानक से है वो ये सीधा है वो +20 या 30 मिलीवोल्ट तक है वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये एक बार एक्सॉन एक्सॉन हिलोक पे आ गया। यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन हिलोक पे बहुत सारे है वो वोल्टेज गेटेड है वो जो सोडियम चैनल है वो बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे है वो सोडियम अंदर आते हैं, तो यहाँ पे है वो बहुत सारा है वो पॉजिटिव आयन है वो हो जाता है। हालांकि हमने देखा था जहाँ पे माइलिन शीथ होती है वहाँ पे है वो ये चैनल्स नहीं होते हैं, तो वो डायरेक्टली जंप करके है वो दूसरी जगह है वो सीधा जंप करके है वो नेक्स्ट पार्ट पे है वो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आते हैं। बाकी अदर जगह है वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसी तरह से ही तो है वो माइलिन शीथ है वो स्पीड अप कराती है कंडक्शन को। तो अभी ये जो है वो यहाँ तक है वो पहुँच गया है, सिग्नल यहाँ तक पहुँच, एक सेकेंड, अभी सिग्नल है वो यहाँ तक है वो पहुँच गया है। फिर है वो और आगे जाएगा सिग्नल, लेकिन और आगे जब जाएगा तो पीछे वाले ये जो पॉजिटिव आयंस है वो वापस से है वो नेगेटिव आयंस में है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है वो वापस से है वो यहाँ पे है वो यहाँ पे वापस से है वो नेगेटिव आयंस है वो आ जाते हैं। और यहाँ पे है वो आगे यहाँ पे है वो सिग्नल बहुत सारे सोडियम आयन आने के कारण यहाँ पे है वो पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। देन इसके कारण है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में है वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे सोडियम आने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है और है वो पीछे की साइड में यहाँ पे है वो वापस से है वो नेगेटिव पहले जैसी कंडीशन आ जाती है। तो इस दिशा में ऐसे है वो ये एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल है वो ऐसे चलता जाता है और आगे से आगे है वो पोटेंशियल चलता जाता है और पीछे पीछे वापस से है वो रेस्टिंग रीपोलराइजेशन की कंडीशन धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है। एट द एंड यहाँ पे बहुत सारा वोल्टेज क्रिएट होने के कारण पॉजिटिव आयन क्रिएट होने के कारण यहाँ पे है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है वो होते हैं और कैल्शियम आयन चैनल होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत सारा अंदर आ जाता है। और कैल्शियम आने के कारण यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कैल्शियम की वजह से है वो मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर निकल जाते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलने के कारण अब इस न्यूरॉन के आगे है वो दूसरी न्यूरॉन होती है। दूसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो होता है और दूसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसके ऊपर जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है उस चैनल पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो लाइगेंड है वो अटैच हो जाते हैं लाइक एसिटाइलकोलिन और वो अटैच हो जाते हैं। तो ये आयन चैनल लाइक सोडियम है वो ऑन हो जाते हैं तो सोडियम अंदर आने लग जाते हैं। तो दूसरी न्यूरॉन में भी ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो ऐसे नेक्स्ट न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे इसी दिशा में डायरेक्शन है वो ये चलती रहती है, ठीक है। और एक बात ये जो आप है वो साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं इसे, साइनेप्सिस आपने नाम सुना, साइनेप्स है वो इसको ही बोलते हैं। ये जो एक पहला न्यूरॉन है प्री न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन टर्मिनल है और ये पोस्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला जो पार्ट है ये जो स्पेस है ये जो पार्ट है इसे ही बोलते हैं साइनेप्स, ओके, ठीक है। और बाकी हमने ये माइलिन शीट का भी अभी इसके साथ में देख ही लिया है, जो कि माइलिन शीट जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है और वैसे प्रिवेंट ही करती है ये इसको आयन को, और जिसकी वजह से स्पीड अप है वो हो जाता है। हम बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का काम है वो कौन करता है, वो करता है माइलिन शीट का। बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा आयंस भी अपन को अब नहीं चाहिए, थोड़े से में काम हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। इसको है वो इस कंडक्शन को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। इस चीज़ को वो लिख लेना, साल्टेटरी कंडक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। और
देखो कुछ इस तरह से है, वो डायरेक्शनल है, वो प्रोपोगेशन। साइनेप्स भी है, वो अभी हमने बात की थी, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिक साइनेप्स, ओके, जिसमें है वो, यहाँ पे अभी हमने जो देखा था वो केमिकल साइनेप्स था, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है बाहर की तरफ, बीच में एक स्पेस होता है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट वाला है वो, बीच में एक स्पेस होता है, उसमें है वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है, और बाद में वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट वाली न्यूरॉन की डेंड्राइट पे है वो रिसीव होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक साइनेप्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों न्यूरॉन है वो आपस में जुड़ी रहती है गैप जंक्शंस के थ्रू, ओके। तो हम बोल सकते हैं जो डायरेक्टली है वो कनेक्टेड रहती है, ये जो या फिर करंट है वो डायरेक्टली फ्लो होता है भाई गैप जंक्शन। दोनों न्यूरॉन्स है वो आपस में है वो गैप जंक्शन होता है, उससे है वो जुड़ा रहती है, और गैप जंक्शन से डायरेक्टली है वो यहाँ पे उस कोई भी है वो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होता है, बीच में कोई स्पेस है वो नहीं होता है वहाँ पे। जैसे एक वो न्यूरॉन का ये कोई टर्मिनल है, और यहाँ पे है वो दूसरी पोस्ट जो न्यूरॉन होती है उसका जो डेंड्राइट है वो ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो गैप जंक्शन से जुड़ा हुआ है, गैप जंक्शन से डायरेक्टली है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसी गैप जंक्शन से वो पास आउट हो जाएंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट वाली न्यूरॉन में चले जाएंगे। तो काफ़ी तेज होता है ये, ठीक है। और वैसे देखें तो ये आप वो इलेक्ट्रिक कल वो साइनेप्स है वो देख पा रहे हो, यहाँ पे है वो दोनों आपस में है वो जुड़े हुए हैं गैप जंक्शन से, और इसी गैप जंक्शन से डायरेक्टली पास आउट हो रहे हैं न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। वहीं आप अगर है वो केमिकल साइनेप्स के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे है वो केमिकल साइनेप्स है वो डायरेक्टली एक नर्व से है वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है वो ये यहाँ पे है वो रिलीज होंगे। ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसकी मेम्ब्रेन से है वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो फ्यूज होके यहाँ पे बाहर की तरफ रिलीज होंगे, और नेक्स्ट वाली न्यूरॉन में है वो यहाँ पे है वो रिसीव होते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो बनते हैं सेल बॉडी में, और सेल बॉडी में क्योंकि उधर की तरफ ये वो पैक होकर आते हैं वेसिकल में, पे गोल्जी बॉडी का काम है, तो सेल बॉडी में वहाँ पे पैक होकर है वो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल तक, एक्सॉन टर्मिनल तक इस वेसिकल को लाता कौन है, वो लाने का काम करता है काइनेसिन प्रोटीन है, वो मेम्ब्रेन के टर्मिनल साइड पे लाने का है वो काम करता है काइनेसिन प्रोटीन। बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चल चल कर आता है, और ऊपर है वो इसको वेसिकल को न्यूरोट्रांसमीटर को है वो लेकर आता है, ठीक है। और अपोजिट साइड में अगर किसी चीज़ को है वो ले जाना होता है वहाँ पे है वो लाइक मेम्ब्रेन से है वो सेल बॉडी की तरफ है वो ले जाना होता है, तो वो डाइनिन नाम का वो प्रोटीन होता है। जैसा आप यहाँ पे वो देख पा रहे हो, यहाँ पे ये काइनिन प्रोटीन है, और ये मोटर प्रोटीन होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल पे चल रहा है, और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो ब्लूइश कलर का ये। अब यहाँ पे है वो दो टाइप यहाँ पे है वो निकल के आते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे बहुत सारी यहाँ पे है वो नर्व है, उससे वो यहाँ पे सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है, और उन सारी सिग्नल से एक पर्टिकुलर है वो सिग्नल में है वो कन्वर्ज हो गया है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। और वही है वो सिर्फ एक है वो फ्रॉम वन, ओके, सिर्फ एक से ही है वो यहाँ पे है वो सिग्नल है वो अलग अलग में है वो डाइवर्जेंस हो गया है, अलग अलग में डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। तो वो है वो क्या होता है अलग अलग न्यूरॉन्स में वो डाइवर्जेंस हो गया, तो उसको बोल देंगे अपन डाइवर्जेंस, ठीक है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि वेसिकल में अभी पे एक हमने देखा था, वो अगर है वो मान लो कुछ डिफेक्ट हो गया उसमें, तो उसको है वो उस न्यूरॉन से रिमूव कर सकती है ग्लियल सेल्स, ठीक है। ग्लियल सेल्स उसके लाइक नॉन न्यूरोनल सेल्स होती है, उसके लाइक सराउंडिंग बहुत सारी ग्लियल सेल्स होती है, तो वो रिमूव कर सकती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, या फिर प्री साइनेप्टिक डिग्रेडेशन उसका हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर का, और या फिर है वो उसको और डिग्रेडेशन करके वापस से रीयूज है वो प्री साइनेप्टिक्स न्यूरॉन्स के थ्रू है वो कर सकते हैं। तो ये भी आप वो पॉइंट वो लिख लेना। अब एक नाम आता है ईपीएसटी, उसका फुल फॉर्म क्या है, एक्साइटेटरी, पी मतलब पोस्ट, एस मतलब साइनेप्टिक पोटेंशियल, ओके।
ओके, तो मान लो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट का, और कुछ वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, कुछ सिग्नल आया जिसकी वजह से यहाँ पे वो फनी चैनल है। अब फनी चैनल, लीकी चैनल, वो बहुत सारे है वो चैनल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लीकी चैनल्स है वो लाइक पैसिव चैनल्स होते हैं, वो ओपन ही रहते हैं मोस्टली, जैसे सोडियम आयन चैनल होता है। तो वो उसकी परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण आयन्स है वो लीक करते रहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं बिना किसी लाइक वोल्टेज या फिर लाइगेंड की नीड नहीं रहती है, तो वो लीकी आयन चैनल होता है। वैसे फैनी आयन चैनल्स होते हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल, ये है वो ओपन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो स्लाइटली है वो डीपोलराइजेशन की स्थिति है वो देखने को मिलता है। डीपोलराइजेशन मतलब प्लस की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ना वो नॉर्मल चल रहा है, तो यहाँ पे अगर EPSD का कोई सिग्नल आया मतलब एक्साइट करने का, तो वो यहाँ पे है वो पॉजिटिव की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। अब दूसरा नाम आता है IPSD, IPSP। ठीक है, IPSP में यहाँ पे बस इन आई का मतलब इनहिबिटरी हो जाएगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई है वो सिग्नल आता है, वो सिग्नल है वो हाइपर पोलराइज करवाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, हाइपर पोलराइजेशन है वो उसको करवाता है, मतलब पोटेशियम आयन चैनल है उसको बाहर की तरफ है वो ज़्यादा भेज देता है। तो प्लस अगर बाहर जा रहा है तो अंदर की तरफ वो, जैसे -70 मिलीवोल्ट है तो और ज़्यादा माइनस की तरफ है वो चला जाएगा जो पोटेंशियल है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन होना, इसी को ही हम बोलते हैं। तो स्लाइटली है वो हाइपर है वो पोलराइजेशन है वो देखने को मिलेगा इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल वाला कोई भी सिग्नल अगर है, जैसे ग्लाइसिन होता है नॉर्मली, और EPSD है वो एसिटाइल कोलिन है वो मोस्टली ये होता है। ठीक है, अब कुछ श्रम और आ जाती है, जैसे कि टेम्पोरल टेम्पोरल समेशन। ओके, टेम्पोरल समेशन क्या होता है? तो जैसे अगर अपन है वो स्टिमुलस स्टिमुलस को अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो दे, एक के बाद एक तुरंत है वो क्विकली नहीं दे रहे हैं, कुछ टाइम गैप के बाद है वो लाइक ग्रेडियंट पोटेंशियल अपन दे रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड लेवल को अचीव नहीं करता है। ठीक है, गिवन अगर एट लाइक डिफरेंट डिफरेंट अगर टाइम पे अगर अपन स्टिमुलस देते हैं, तो वहाँ पे है वो अचीव नहीं होता है थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, ये छोटे छोटे मतलब इंटेंसिटी के स्टिमुलस की अपन बात कर रहे हैं। जैसे कि एक स्टिमुलस, पहला स्टिमुलस अपन ने अभी दे दिया तो इतना है वो, पहला स्टिमुलस मान लो अपन ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लेवल मान लो यहाँ यहाँ तक अचीव नहीं होगा। दूसरा फिर कुछ समय बाद में दिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, दूसरा अभी यहाँ पे दिया तो वापस से इतना ही जाएगा, वापस से कम हो जाएगा। तीसरा थोड़ी देर बाद देंगे तो वापस से उतना ही जाएगा, वापस कम आ जाएगा। तो ऐसे है वो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल अचीव होगा नहीं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर अपन है वो क्विकली अगर वन आफ्टर वन स्टिमुलस अगर अपन देंगे, ठीक है, तो अगर अपन स्टिमुलस को दें क्विकली, वो भी बहुत जल्दी जल्दी अगर अपन दें वन आफ्टर वन, ठीक है, तो वहाँ पे वो अचीव हो जाएगा थ्रेशोल्ड लेवल। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने वो पहला स्टिमुलाई दिया तो इतना गया, हाथों हाथ हमने दूसरा स्टिमुलस दे दिया तो इतना गया, हाथों हाथ हमने तीसरा स्टिमुलस दे दिया, तो यहाँ पे वो ये थ्रेशोल्ड लेवल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये अचीव हो जाएगा, और एक बार अपन को पता है थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हो गया तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो एंटर हो जाएगा, और यहाँ पे है वो ये है वो पूरा वो प्लस है वो प्लस की तरफ जाएगा, फिर वापस है वो नीचे है वो आएगा, तो यहाँ पे है वो। और दूसरा अगर हम बात करें स्पेशियल स्पेशियल समेशन की, समेशन की कि अब अगर अपन है वो स्टिमुलस को साथ में दे दें, दो स्टिमुलस को अगर अपन साथ में दे दें या फिर नहीं दें, तो कौन सी कंडीशन दे होगी? तो फॉर एग्जांपल ए एक पहला स्टिमुलस है जो कि अगर अपन अकेले में देंगे तो ये थोड़ा सा है वो, फॉर एग्जांपल इतना सा वो मेम्ब्रेन है वो लाइक फ्लक्चुएट होगी, है ना, और इतना सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वहीं अगर दो दो स्टिमुलस को अगर ए और बी दोनों स्टिमुलस को अगर हम साथ में देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल।
लेकिन अब ये भी तो कंडीशन बन सकती है कि जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस में से ए तो है वो स्टिमुलेटरी है, ठीक है, स्टिमुलेटरी है, मतलब वो तो हाइपर पोलराइजेशन कराने वाला सिग्नल है, और बी है, सॉरी, ए तो वो डीपोलराइजेशन कराने वाला सिग्नल है, और बी है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब हाइपर पोलराइजेशन करवाने वाला सिग्नल है, ठीक है। तो क्या होगा, तो वहाँ पे है वो, ये है वो कंडीशन है वो रेस्टिंग फेज में ही देखने को मिलेगी, रेस्टिंग में ही रहेगी, -70 मिलीवोल्ट ही रहेगा, कि मतलब क्योंकि ए तो वो डीपोलराइजेशन कराएगा और बी है वो हाइपर पोलराइजेशन कराएगा, तो वो दोनों देंगे तो ये जो सिग्नल है वो वैसा ही रहेगा, -70 मिलीवोल्ट पर ही रहेगा, ठीक है। कोई है वो चेंज है वो इतना नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे देखें तो जो लाइक सब्सटेंस एक सब्सटेंस पी नाम का है वो सब्सटेंस होता है, वो यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, उसका काम क्या है, वो सेंसरी न्यूरॉन में बेसिकली होता है ये सब्सटेंस पी, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में वो पेन को बढ़ाता है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स में है वो ये देखने को मिलता है, और ये जो लाइक स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो वहाँ पे ये, और काम क्या है इसका, जो पेन होता है दर्द उसको बढ़ाता है, उसकी वजह से सब्सटेंस पी की वजह से वो दर्द को बढ़ता है। तो सब्सटेंस पी को अगर रोक देंगे तो दर्द होगा नहीं, और उसको रोकने का काम बेसिकली है वो यहाँ पे है वो इंसेफेलिन्स होते हैं, एंड है वो एंडोर्फिन होता है। एंडोर्फिन नाम सुना होगा आपने, एंडोर्फिन्स बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके ड्यूरिंग भी ये रिलीज होता है एंडोर्फिन, और जिससे वो पेन नहीं होता है, इनकी वजह से पेन है वो नहीं होता है, कम होता है, ठीक है, पेन को वो, और क्यों होता है, क्योंकि ये जो है एंडोर्फिन ये सब्सटेंस जो पी है जिसकी वजह से पेन होता है उसको वो ये रोकता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से वो बॉडी कंट्रोल, ये बॉडी का जो लाइक टेम्परेचर है वो भी है वो कंट्रोल रहता है, और मेंटल इलनेस है और ये सब है वो कंट्रोल रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में है वो ये इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में, और इलनेस इलनेस को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो, और अगर हम बात करें नर्व के रिलेटेड, सीसी के एक है वो लाइक सिग्नल होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि है वो ये सिग्नल देता है नर्व को स्टॉप ईटिंग का, स्टॉप ईटिंग सिग्नल है ये, ठीक है। तो कि अभी नहीं खाना है, ठीक है, हो गया है, और क्योंकि खाना बहुत सारा आ जाता है, और लाइक स्टोमच से है वो, लाइक ड्यूडेनम की साइड में जब ग्लूकोज या फिर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है खाने की, खाना जब आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, तब ये रिलीज होता है और ये बोलता है कि अब नहीं खाना, और क्योंकि खाना आ गया है तो पेनक्रियास से एंजाइम भी रिलीज करवाना होगा, तो ये भी सिग्नल है वो सीसी के ही देता है पेनक्रियास को, कि पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो सिक्रेट कराओ, सिक्रेशन है वो कराने का सिग्नल भी यही देता है, क्योंकि खाना अब आ गया है। एक होता है न्यूरो पेप्टाइड वाई, न्यूरोपेप्टाइड वाई का काम रहता है फूड इनटेक कराने का, ठीक है, जब भूख लग जाती है न्यूरोपेप्टाइड वाई वहाँ पे है वो वर्क करता है फूड इनटेक कराने का, और इसका काम है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी है, ठीक है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी ये है वो रिलीज होता है, और बिकॉज स्ट्रेस में रिलीज होगा तो ज़्यादा भूख लगेगी, तो ऐसा ही तो होता है, स्ट्रेस जब होता है तो ज़्यादा भूख लगती है, इसी के कारण, क्योंकि न्यूरोपेप्टाइड वाई है वो वहाँ पे वर्क करता है, फूड इनटेक का वो सिग्नल भेजता है। यहाँ पे बोटॉक्स नाम सुना होगा आपने, टेटेनक्स टॉक्सिन, यहाँ पे इसका काम क्या रहता है, बेसिकली ये भी है वो रोकता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने से रोकता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्सॉन टर्मिनल पर मेम्ब्रेन फ्यूजन से रिलीज होते हैं ना बाहर की तरफ क्लिफ्ट की तरफ, वो रिलीज नहीं होने देता है, ठीक है, रिलीज ऑफ लाइक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं होने देता है बोटॉक्स, ये जो टेटनोटॉक्सिन है, जिसकी वजह से होगा क्या, डीसेंसिटाइजेशन हो जाएगा, डीसेंसिटाइजेशन है वो हो जाता है, ठीक है, सेंस वो नहीं होता है, डीसेंसिटाइजेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरो मोड्यूलेटर्स की अगर हम बात करें, हालांकि वो है वो इट कैन बी ईपीएसपी, एक्साइटेटरी भी हो सकता है, और इनहिबिटरी भी यहाँ पे हो सकता है। अब एक्साइटेटरी कौन से होते हैं, एक्साइटेटरी लाइक अगर एमिनो एसिड की बात करें, एक्साइटेटरी एमिनो एसिड वो कौन सा एमिनो एसिड है जो कि एक्साइट कर सकता है, डीपोलराइजेशन करा सकता है एक्शन पोटेंशियल को, तो वो होता है ग्लूटामेट,
ठीक है। ग्लूटामेट एमिनो एसिड को याद रखना, ये एक्साइटेटरी होता है, डीपोलराइजेशन करा सकता है। वही अगर हम बात करें इनिबिटरी एमिनो एसिड की अगर हम बात करें एमिनो एसिड से रिलेटेड कौन सा है, ग्लाइसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन हमने पहले भी देखा, इनिबिशन है वो कराता है, हाइपर पोलराइजेशन है वो करा देता है, और माइनस को बढ़ा देता है, तो सिग्नल इनिबिट हो जाता है। और अगर हम बात करें जो गामा एमिनोबिटारिक एसिड, तो यहाँ पे अपन गाबा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, GABA जो गाबा होता है, या फिर गामा इम्यूनोबिटारिक एसिड जो होता है वो भी है यहाँ पे है वो इनिबिटरी होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लूटामेट जो कि सॉरी, ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी है, और सॉरी, इसका जो रिसेप्टर होता है, मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में NMDA होता है, और AMPA और एम ग्लूट 8 नाम के वो इसके रिसेप्टर्स होते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दूं कि जिससे वो काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो देखो होता है फास्ट एक्सॉन न्यूरॉन ट्रांसमीटर, एक होता है स्लो एक्सॉन न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसफर, है ना। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो वेसिकल्स, वो सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो फास्ट भी हो सकते हैं और स्लो भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें फास्ट एक्सॉन न्यूरो की या फिर सिग्नल की ट्रांसपोर्ट, उसमें वो लगता है समय, टेक्स ऑलमोस्ट 50 to 400 mm पर डे। मतलब सिर्फ एक दिन में आप इमेजिन कर सकते हो वो 50 से 400 mm तक ही ट्रेवल कर सकता है, ओके। और अगर हम बात करें स्लो की, स्लो टाइप का अगर है तो वहाँ पे है वो ओनली 7 to 7 mm पर डे, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 7 mm ही वो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन अपन को याद रखनी होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लो एक स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड से ये न्यूरोट्रांसमीटर को वो ट्रांसपोर्ट करना है फुट तक, पैर है वहाँ तक है वो ट्रांसपोर्ट है वो करना है, तो यहाँ पे वो कितना समय लगेगा। अब क्योंकि अपन को पता है स्पाइनल कॉर्ड है वो लगभग है वो अपन मान के चले 1 मीटर की है, ओके, तो 1 मीटर की है वो, इसको यहाँ तक की दूरी को है वो ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा न्यूरोट्रांसमीटर को। तो 1 मीटर और 1 mm में अगर हम बात करें तो लगभग 1000 यहाँ पे होते हैं, तो हमें 1 मीटर है वो करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 400 भी 2 बार करते हैं तो मिनिमम 2 दिन है वो यहाँ पे वो लग जाएंगे, ओके। तो विल टेक 2 to 3 days, ओके, तो 2 से 3 दिन आराम से वो लग जाएंगे टू रीच। अगर फुट से न्यूरोट्रांसमीटर वो चलना शुरू करे काइनेसिन प्रोटीन्स पे, ठीक है, काइनेसिन वहाँ पे होता है, काइनेसिन मोटर प्रोटीन अभी हमने देखा था वीडियो पे भी, तो वो लेके उसको वो ऊपर है वो चलता है। तो वैसे अगर वो फुट से स्पाइनल कॉर्ड ऊपर तक है वो यहाँ पे देखने को मिले, ये डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं। एक और बात, एक नाम आता है साइनेप्टिक डिले, है ना। वो समय जो कि लाइक ये जो न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल है और ये आगे वाली न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है, ओके, डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर रहते हैं लाइगेंड के, न्यूरोट्रांसमीटर के। तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और यहाँ से रिलीज होने वाला जो समय, और आगे सॉरी, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर है वो ये सिग्नल पहुँचने तक का जो समय होता है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक डिले, ठीक है। पीछे वाली न्यूरॉन और वहाँ से है वो सिग्नल आगे वाली न्यूरॉन तक बीच में साइनेप्टिक क्लिफ्ट में जो समय लगता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक डिले, और उसमें लगता है 0.5 मिली सेकेंड, ओके, ये भी आप याद रख लेना।
बाकी ये आपको पता ही है कि ये एक जोन टर्मिनल है, तो एक जोन टर्मिनल से यहाँ पे है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ जैसे डीपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ पे जैसे डीपोलराइजेशन एक जोन टर्मिनल पे होता है तो यहाँ पे है वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं कैल्शियम के। ओके, तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, जिससे वो कैल्शियम है वो बाहर से है वो बहुत सारा अंदर आ जाता है। कैल्शियम आपको पता ही है मेम्ब्रेन फ्यूजन, वेसिकल का मेम्ब्रेन फ्यूजन या फिर एक्सोसाइटोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर होती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे वो एक तो यहाँ पे साइनेप्टोटेगमिन प्रोटीन भी है वो इसके ऊपर होता है। और यहाँ पे वी स्नेर वेसिकल के ऊपर एक प्रोटीन होता है, वी स्नेर प्रोटीन यहाँ पे होता है, तो वो भी यहाँ पे वेसिकल के ऊपर होता है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर होता है टी स्नेर प्रोटीन। ओके, उसके ऊपर होता है टी स्नेर प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है मेम्ब्रेन फ्यूजन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है वी स्नेर और टी स्नेर मेम्ब्रेन पे होता है, वी स्नेर वेसिकल के ऊपर होता है। ओके, तो ये टी मतलब होता है टारगेट, वी मतलब वेसिकल, तो वेसिकल वाला वी स्नेर और टी स्नेर दोनों फ्यूज होते हैं और कैल्शियम की वजह से ये एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं और ये जो इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, और बाहर है वो साइनेप्टिक लिफ्ट होता है और ये इस स्पेस में आकर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये नेक्स्ट वाली है वो न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होती है उसके डेंड्राइट्स के ऊपर ये जो लाइगेंड है वो अटैच हो जाते हैं और लाइगेंड गेटेड आयन चैनल वो ओपन हो जाते हैं। तो सोडियम अंदर आता है, इससे बहुत सारा प्लस पॉजिटिव आयन हो जाता है, वो अगेन है वो इसके अंदर भी डीपोलराइजेशन है वो बढ़ जाता है। और सोडियम तो आता ही है लाइगेंड गेटेड, यहाँ पे लाइक मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम आयन चैनल है वो भी ओपन हो जाते हैं, तो अंदर कैल्शियम आयन है वो हो जाते हैं और मैग्नीशियम आयन है वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ पेप्टाइड की अगर हम बात करें, एंडोर्फिन होता है मेन तो, एंडोर्फिन याद रखना उसका जो रिसेप्टर है वो ओपिएट रिसेप्टर होता है ना, वो रिसेप्टर का पूछा जाता है, रिसेप्टर ओपिएट रिसेप्टर होता है या फिर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अफेक्ट शो करता है उस अफेक्ट को बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक अफेक्ट। मतलब दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है आइनोट्रोपिक और एक होता है मेटाबोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जो कि हमने पीछे देखा भी है कि लाइगेंड है वो जैसे ही बाइंड करता है उसमें है वो उसके रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाता है और वो आयन चैनल बन जाता है, मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ही होता है वो। तो जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है और वो ओपन हो जाता है और सीधे है वो आयन को वो अलाउ करता है अंदर आने के लिए, तो वो होता है आयनोट्रोपिक। लेकिन ये होता है मेटाबोट्रोपिक। मेटाबोट्रोपिक में क्या होता है बेसिकली, ये फॉर एग्जांपल मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है, इसके ऊपर अगर कोई लाइगेंड आ भी गया तो वो ये आयन चैनल नहीं होता, बेसिकली कोई चैनल नहीं होता ये। तो इसके अंदर या तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा या फिर लाइक IP3 वाला होगा, तो इवेंचुअली ये है वो चैनल वगैरह नहीं होता, ये कुछ है वो यहाँ पे लाइक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है तो सॉरी ये है वो सेकेंडरी मैसेंजर को बनवाता है, जैसे एसिटाइल या फिर एडिनाइल साइक्लेज है फॉर एग्जांपल, उसको उस एंजाइम को ये है वो एक्टिवेट करा देता है और एडिनाइल साइक्लेज है वो क्या कराता है ATP से यहाँ पे साइक्लिक AMP है वो बना देता है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है। अब वो जो सेकेंडरी मैसेंजर बना है वो आगे है वो दूसरे प्रोटीन काइनेज या को है वो एक्टिवेट कराएगा, वो आगे है वो किसी दूसरे को एक्टिवेट कराएगा, तो वो डिपेंड करेगा वो सिग्नलिंग ये जो कास्केड है वो कितनी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है इसमें मेटाबोट्रोपिक वाले में, ठीक है। तो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आयनोट्रोपिक में तो आयन है वो तुरंत ही है वो अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये CNS में है वो देखने को मिलता है। या तो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, ये एक्साइट भी कर सकता है और ये नेचर है वो इनहिबिटरी भी हो सकता है, किसी सिग्नल को है वो किसी चीज़ को इनहिबिट भी कर सकता है। लेकिन अगर अदर की हम बात करें, ये जो एडिनोसिन नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जो कि लाइक प्यूरिन, तो वो है वो भी मेटाबोट्रोपिक होता है, ठीक है, वो भी मेटाबोट्रोपिक होता है और CNS में, लेकिन वो यहाँ पे CNS में इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी होता है, किसी सिग्नल को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसिटाइल कोलिन की, ठीक है, एसिटाइल कोलिन की अगर हम बात करें,
इसका अगर रिसेप्टर पूछ ले तो निकोटिन रिसेप्टर, निकोटिन वाले में भी यही काम करता है। और मस्कार्निक रिसेप्टर भी है वो, एसिटाइलकोलिन का मस्कार्निक रिसेप्टर भी यहाँ पे है वो होता है। ठीक है, निकोटिन रिसेप्टर की अगर हम बात करें, आइनोट्रोपिक नेचर का होता है। अभी हमने 2 टाइप देखा था, इसमें से आइनोट्रोपिक टाइप का इसका वो नेचर रहता है और ये एक्साइट करता है ना, डीपोलराइजेशन करता है। एक्साइट मतलब क्या करता है, ये काम नेचर क्या है, डीपोलराइजेशन करेगा, मतलब उसको -70 को शिफ्ट करेगा प्लस की तरफ, +20 की तरफ, 30 की तरफ, और एक्साइट करेगा आगे से आगे। वो फिर सिग्नल चलता जाएगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के कारण। ओके, और ये देखने को कहाँ मिलता है, ये इनका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली जो स्केलेटन होते हैं। ओके, एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र होता है वहाँ पे कि लाइक कंट्रोल है वो इनवॉल्यूंटरी जहाँ पे होता है वहाँ पे उसे बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जैसे हार्ट रेट है, हम थोड़ी कंट्रोल रखते हैं हार्ट रेट के ऊपर। तो वहाँ पे जो तंत्रिकाएँ है वो काम में आती है हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो उन जैसी है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे ये है वो काम, वहाँ पे है वो ये निकोटिनिक रिसेप्टर होता है और एसिटाइलकोलिन वहाँ पे वर्क करता है। मस्कार्निक रिसेप्टर है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स और जो कार्डियक मसल्स होती है वहाँ पे है वो। अब ये एक्साइट भी कर सकता है, यहाँ पे ये एक्साइट का भी काम कर सकता है और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स भी है वो कर सकता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे आइनोट्रोपिक नहीं होता है, यहाँ पे होता है ये मेटाबोट्रोपिक। ठीक है, अब मेटाबोट्रोपिक है तो वो किसी एक्साइटेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट भी कर सकता है, किसी को इनहिबिट भी कर सकता है। तो वो यहाँ पे वो दोनों टाइप का वो शो करता है मेटाबोट्रोपिक यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये अगर हम बात करें, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ये रिलीज कौन सी न्यूरॉन से होता है, फ्रॉम उनको न्यूरॉन को बोल देते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ओके, एंड बेसिकली ये बनता कैसे है, ये लाइक ये एसिटाइल जो को ए होता है प्लस कोलिन, उससे मिलकर है वो एसिटाइलकोलिन है वो बनता है। और जैसे ही इसका सिग्नलिंग है वो कंप्लीट हो जाता है एसिटाइलकोलिन का, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर ही है ये, और न्यूरोट्रांसमीटर है, मान लो ये एसिटाइलकोलिन है। ओके, और इस न्यूरोट्रांसमीटर में था और यहाँ पे इसका बाइंड करके यहाँ पे इसका काम हो गया है। अब इसको अगर ये बाइंड ही रहता रहेगा इसके ऊपर तो ये लगातार चालू ही रह जाएगा ना, ये चैनल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। इसलिए ये जो एसिटाइलकोलिन है इसको डिग्रेड भी करना होगा जैसे ही सिग्नलिंग पूरा होता है, तो डिग्रेड करने का काम करता है यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, ये डिग्रेड करता है ना, डिग्रेड एसिटाइलकोलिन को ये डिग्रेड करता है। ठीक है, जैसे इसका काम होगा इसको डिग्रेड कर देगा। अब अगर ये डिग्रेड करने वाला ये जो एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ये अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे वो ये सिग्नलिंग चलता जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन से ये अल्टीमेटली ये सेंस करना ही बंद कर जाएगा। पैरालाइज जैसी कंडीशन भी है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी है वो ये पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है यहाँ पे ये जो एसिटाइलकोलिन है इसको वो ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है, ठीक है, ये है वो ब्रेक कर देता है किसमें, एसिटाइल-CoA और कोलिन, इन दो में है वो ये ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके वापस से रीसाइकिल भी इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसिटाइल-CoA और कोलिन है वो डिग्रेड हो जाते हैं तो यहाँ पे ये वापस से रीसाइकिल हो जाते हैं। ओके, रीसाइकिल भी वापस से हो जाते हैं। ठीक है, एक गैस है यहाँ पे सेरिन नाम की। ओके, तो ये एक केमिकल एज ए केमिकल वेपन इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेरिन है यहाँ पे ये रोकती है किसको, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को।
ये एंजाइम अगर रुक जाएगा तो अभी हमने देखा था ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और यहाँ पे अनकंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, बहुत सारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा, जिससे वो रिसेप्टर के ऊपर है वो लोड पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनकंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अनकंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से वो यहाँ पे लोड पड़ जाएगा, बहुत सारा लोड है वो पड़ेगा रिसेप्टर के ऊपर, और अल्टीमेटली है वो ख़राब हो जाएंगे, या फिर पैरालाइसिस जैसी कंडीशन है वो देखने को मिल जाएगी, बाद में कोई सेंसेशन भी नहीं होगा, तो पैरालाइसिस भी यहाँ पे हो जाता है। अब बेसिकली ये जो हमने देखा था निकोटिनिक रिसेप्टर देखा था, ठीक है। ये फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन इसका फंक्शन है वो लर्निंग में होता है। ओके, लर्निंग मीनफुलनेस स्टिमुलस होते हैं उसको है वो, वहाँ पे ये फंक्शन होता है इसका बाय रेनफोर्स। ओके, बाय रेनफोर्स। अब अगर बात अब एक बात है कि यहाँ पे लर्निंग वगैरह में वो यहाँ पे कॉन्शियसनेस या फिर अटेंशन क्रिएट करने वाली उस स्थिति में ये काम करता है, ये न्यूरॉन या फिर ये रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर। और ये यहाँ पे जो कैफीन जो होते हैं, है ना, कैफीन या फिर टोबैको होता है, तंबाकू होता है जिसे नहीं खाना चाहिए, वो सब है वो बाइंड कर जाते हैं इन रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, बाइंड यहाँ पे है वो निकोटिनिक ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर है वो बाइंड कर जाते हैं। ओके, तो रिसेप्टर पे इनके ऊपर अगर हम ये बाइंड करेंगे टोबैको कैफीन वगैरह, तो यहाँ पे ये अटेंशन को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, या जो अटेंशन होता है उसको डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से वो चल रहा था। अब इनके ऊपर उनके रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड कर जा रहे हैं, यहाँ पे वो अच्छे से काम नहीं करेगी वो न्यूरॉन्स। फिर यहाँ पे लर्निंग है, लर्निंग भी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। ओके, मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी में भी ये इन्वॉल्व होती है न्यूरॉन, ये रिसेप्टर, तो मेमोरी है वो भी है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो टोबैको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पे जो मशरूम जो होता है, मशरूम उसमें है वो एक केमिकल होता है मस्कारिन। ठीक है, मस तो ये जो मस्कार्निक रिसेप्टर है उसके ऊपर बाइंड करेगा और उसको वो लाइक ब्लॉक वगैरह कर सकता है, रोक सकता है, तो ये भी है वो अच्छा नहीं होता। और मस्कार्निक रिसेप्टर अभी हमने देखा था ये जो है वो स्मूथ मसल्स होती है बेसिकली वहाँ पे काम करता है, और कार्डियक वगैरह तो मेनली जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे एक है वो अगेन एक एट्रोपिन होता है जो कि लाइक एक केमिकल है एट्रोपिन। ओके, एट्रोपिन होता है जो कि एंटागोनिस्ट होता है ये मस्कार्निक के मस्कार्निक रिसेप्टर या फिर ये जो मस्कारिन है उसके एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट होता है, उसका उल्टा काम करता है या फिर उसको एंटागोनिस्ट ऑफ मस्कार्निक। ओके, तो ये काम में आता है, इसलिए आई ड्रॉप में काम आता है, क्योंकि आई की जो स्मूथ मसल्स होती है जो कि रिलैक्स करती है आइरिस को। ठीक है, तो वहाँ पे ये है वो काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये करता है रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस। ओके, तो बेसिकली ये जो एट्रोपिन है वो यहाँ पे आई ड्रॉप्स में होती है, और ये जो एट्रोपिन केमिकल है वो मस्कार्निक जो रिसेप्टर है उसके ऊपर बाइंड कर जाता है, जो कि आई की जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे मस्कार्निक रिसेप्टर्स होते हैं नर्व वगैरह में, तो वहाँ पे है वो ये बाइंड कर जाता है एट्रोपिन। और अगर वहाँ पे ये मस्कार्निक रिसेप्टर के ऊपर अगर ये बाइंड कर दिया है तो ये एंटागोनिस्ट होता है, मतलब ये एसिटाइलकोलिन को नहीं आने देगा। एसिटाइलकोलिन अगर आएगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, तो रिलैक्सेशन होगा, तो यहाँ पे वो एंटागोनिस्ट होता है ये एट्रोपिन, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन का काम है वो हो जाएगा, तो वो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी, और इस प्रकार से ये काम करता है। एसिटाइलकोलिन को बेसिकली ब्लॉक करता है, ये खुद जाके वहाँ पे बाइंड हो जाता है। एक यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ना अल्जाइमर डिजीज़ होती है, अल्जाइमर डिजीज़ होती है, तो उसमें भी ये नाम तो सुना होगा, लेकिन उसमें होता क्या है, ये जो अपन देख रहे थे ना, एक तो मस्कार्निक न्यूरॉन था जिसमें लाइक एसिटाइलकोलिन स्मूथ मसल्स में काम कर रही थी, एक जो कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन थी वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन ही काम करता है। ये लाइक ब्रेन वगैरह में ये होती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ये डिग्रेड
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ये काम करती है। तो ये डिग्रेड हो जाती है, ये जो न्यूरॉन होती है ब्रेन में है वो डिग्रेड हो जाती है, और बेसिकली इनडायरेक्टली हम बोलते हैं ये एसिटाइल कोलिन को भी है वो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये मसल्स अगर डिग्रेड हो गई है तो यहाँ पे मेमोरी लॉस होता है, इस डिजीज़ में मेमोरी लॉस हो जाता है। ओके, एंड कन्फ्यूजन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन छोटी छोटी बात पे, ओके, कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब है वो यहाँ पे कैरेक्टर्स वो देखने को मिलते हैं। इसका कारण है कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिग्रेड हो जाती है ब्रेन के अंदर। ओके, फिर अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो यहाँ पे वेसो डायलेशन करवाता है स्मूथ मसल्स में, वेसो डायलेशन है वो कराता है, और वेसो डायलेशन कराएगा और सेंसेशन और एक्साइटेशन भी इससे है वो होता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल्स होती है उनको वो यहाँ पे वो ये वैसे डायलेशन है उनका वो कराने को होती है, क्योंकि वेसल्स जो होती है ब्लड वेसल्स उनके चारों तरफ है वो उनके सराउंडिंग स्मूथ मसल्स होती है उनको डायलेट है वो करवाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहे। पेनिस होती है, पेनिस के भी वहाँ पे भी है वो ब्लड वेसल्स होती है, उसके सराउंडिंग भी स्मूथ मसल्स होती है, तो वहाँ पे भी अन्नों की सिग्नलिंग ही चलती है, अन्नों की सिग्नलिंग चलने के कारण वो जो स्मूथ मसल्स है वो डायलेट हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे वो पेनाइल इरेक्शन है वो देखा जाता है। जो सेंडाइल फिल जो वायग्रा होता है वो इसी सिग्नलिंग के ऊपर है वो वर्क करता है। वहाँ पे वो जो इनके जो सिग्नल होते हैं लाइक एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो कि सिग्नलिंग को रोकते हैं, वेसोडाइलेशन को थोड़ा करवा के रोकते हैं, उस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जैसे एंजाइम को वो रोकता है, और वो अगर रुक गए तो ये लगातार है वो वेसोडाइलेशन की सिग्नलिंग चलती रहती है, और वेसोडाइलेशन की सिग्नलिंग लगातार अगर चलती रहेगी तो यहाँ पे इरेक्शन है वो लंबे समय तक वो रहता है। तो इसी है वो आइडिया के ऊपर वर्क करता है वो भी। एक दूसरी बात और मैं बताऊं आपको कि ना कैनाबिनॉइड एक लाइक जैसे हमने मस्कार्निक वो देखा एसिटाइलकोलिन वहाँ पे काम करता है, एंड ठीक है कोलिनर्जिक है वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन है वो काम करता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे होते हैं वो हमने वो उनकी लोकेशन देखा। तो जैसे ये कैनाबिनॉइड है ये भी है वो लाइक लिपिड होता है, मतलब रिसेप्टर होता है एज ए लिपिड, ठीक है, लिपिड नेचर का होता है ये, और एज ए रिसेप्टर वर्क करता है, रिसेप्टर वर्क करता है, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह के ऊपर, और इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे, और ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो लोकोमोशन होता है चलना फिरना, ठीक है, बैलेंस करना, उसको वो ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स होती है सीएनएस में, वहाँ पे ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मूड कैसा है वो मूड को है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ जाता है आपका कैनाबिनॉइड्स, नाम सुनते ही आपका दिमाग में आ गया होगा कैनाबिस सेटाइवा, ठीक है, जो कि भांग का नाम है। भांग जो होती है ना, जो कि बहुत सारे लोग पीते हैं, तो भांग क्या करता है, इसका एंटागोनिस्ट ही है ये, है ना, जो अभी अपन ऊपर देखा था ना, ये इस रिसेप्टर का या फिर इस फंक्शन का एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, उसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। एंटागोनिस्ट है कैनाबिनॉइड का, कैनाबिनॉइड का, ठीक है, इसके अपोजिट काम करेगा, मतलब वहाँ पे उनके रिसेप्टर पे ये बाइंड कर जाएगा और उसको काम नहीं करने देगा, उसका जो काम होगा उसको रोक देगा, उसको रोक देगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। अजीब सी हरकतें करते हैं ना, अरे कौन है तू, मैं कौन हूँ, ऐसे वैसे, मतलब पता नहीं मेरे को तो मेरे में, बट जो भी है थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। और जो लोकोमोशन है वो भाई अच्छे से नहीं चल पाते हैं वो फिर पी कर ना, तो इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस है वो लोकोमोशन में है वो इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो वो किसके कारण हो पा रहा है, क्योंकि सीएनएस में ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर उनके एंटागोनिस्ट होता है वो भांग वहाँ पे वो वर्क करती है, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो रिटार्ड हो जाता है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के बारे में मोस्टली हम बात करेंगे, और जो क्रेनियल नर्व्स वगैरह होती है 12 क्रेनियल नर्व्स सारी की सारी हम वो बात करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, उसी वाली वीडियो में वो याद हो जाएगा होपफुली आपको। तो उस वाली वीडियो के लिए वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो। बाय बाय।